वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस हिंदी सेक्शन में। हिंदी के अंतर्गत हमने अभी तक बहुत सारे अध्यायों को पढ़ा है और आज जिस अध्याय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अध्याय है हमारा विलोम शब्द। बिल्कुल ही साधारण सा अध्याय, इसको पढ़ने की आवश्यकता बहुत ही कम महसूस की जाती है। सभी को लगता है कि नहीं, इसको तो हम बिना पढ़े भी हल कर देंगे। इस तरह के प्रश्नों को, यानी कि जो भी विलोम शब्द से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, तो बहुत सारे लोगों को उस तरह की भ्रांतियां रहती हैं कि वो इस अध्याय को बिना पढ़े भी हल कर सकते हैं, इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। पर एक गलती होती है वहाँ पर, बहुत सारी छोटी छोटी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर उनको पता होता है कि हम कर लेंगे, तो उसके बाद भी वहाँ पर कुछ भूल हो जाती है उनसे। वो क्या क्या भूलें उनसे हो जाती हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे कि कहाँ पर हम गलती करते हैं, कौन कौन सी गलतियों से हमको बचना है, किस प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, विलोम शब्द बनते कैसे हैं। तो जिस तरह से विलोम शब्द बनते हैं, विलोम शब्द बनाने में जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, अगर आपने उन सब बातों का ध्यान रख लिया तो आपको इस अध्याय में गलती होने की गुंजाइश कम से कम रहेगी। और जितना ज़्यादा आप इसको हो सके उतना आपको अभ्यास करना है। बहुत कुछ इस अध्याय में बताने के लिए नहीं है, कुछ समझाने के लिए बहुत अधिक नहीं है, ना ही कोई इसकी ट्रिक है, ना ही इसके कोई विशेष नियम है। कुछ 3-4 नियम हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी आपके सामने कोई शब्द आएगा, ऑप्शन में आपसे गड़बड़ होती है, विकल्प आपसे गड़बड़ हो जाती है। किस तरह से विकल्प गड़बड़ होते हैं, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द के अंतर्गत किस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये पेन गड़बड़ कर रहा है जी। तो हमसे कहाँ कहाँ पर गलतियां हो जाती हैं विलोम शब्द के अंतर्गत, उसके बारे में हम जानेंगे। किस तरह की गलती होती है जी। मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक शब्द दिया गया कम, ठीक है, एक कम शब्द आपको दिया गया और आपसे वो पूछा गया कि यह जो कम शब्द, इसका विलोम बताइए। ठीक है, आपने कहा इसका तो बहुत आसान है। अब परेशान कहाँ करेगा आपको, परेशान करेगा आपको ऑप्शन में, विकल्पों में। किस प्रकार से, मान लीजिए इसके ये ऑप्शन दिए गए, जो भी ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बताइएगा उनमें से कि कौन सा इसका सही विलोम होगा। कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, या फिर अति। अब आप बताइए, यह शब्द है कम। आपसे कहा जाए कम का विलोम बताइए, आपको आसानी से पता था कि कम का विलोम क्या होता है, परंतु जब आपको सामने ऑप्शन दिखे तो थोड़ा सा भ्रमित हुए कि यार अब कौन सा इसमें से सही होगा, क्योंकि कम का ज़्यादा सही होगा, या फिर कम का अधिक सही होगा, या फिर कम का बहुत सही होगा, या फिर अति सही होगा। तो इसी तरह के प्रश्न जब भी आए, वहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो इसका मैं आपको जवाब देता चलता हूँ कि कम का जो सही जवाब होगा वो होगा, कम का जो सही जवाब होगा वो होगा अधिक। कम का सही आंसर होगा अधिक, क्योंकि ये जो ज़्यादा है इसका होगा थोड़ा विलोम, अति का होगा अल्प, ठीक है, अति का होगा अल्प। आगे शब्द आएंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से विलोमों को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब शब्दों में पहले मैं जो बात कर रहा था कि हमें ध्यान क्या क्या रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जिन बातों का हमको ध्यान रखना है प्रमुखता से, वो क्या है, नियम क्या है इसके। तो नियम नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि नियम नंबर 1 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नियम नंबर 1 के अंतर्गत आता है कि अगर कोई शब्द तत्सम में दिया गया है, अगर कोई शब्द तत्सम का कोई शब्द है, तो उसका विलोम भी तत्सम में ही होगा। तत्सम शब्द का विलोम भी तत्सम ही होगा।
आपसे शब्द दे दिया गया अग्रज। अग्रज एक तत्सम शब्द है और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा भाई कह लीजिए या जो आगे जन्मा हो उसे हम कहेंगे अग्रज। अब विकल्प में आपको उसका दे दिया गया है कि अग्रज का जो विलोम बताइए, तो आप, और एक विकल्प है छोटा भाई। अग्रज और छोटा, ये आपको दिया गया। जैसे कि मान लीजिए अग्रज, आपसे कहा गया इसका विलोम बताइए, तो इसका विलोम आपने लिख दिया छोटा। अग्रज माने बड़ा होता है और छोटा बड़े का छोटा हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यह जो शब्द है अग्रज, ये तत्सम का शब्द है, और छोटा जो शब्द है ये तद्भव का शब्द है। तो अग्रज का जब भी हम विलोम लिखेंगे तो अग्रज का विलोम हम लिखेंगे अनुज, क्योंकि अगर शब्द तत्सम का है तो जो विलोम है वो भी तत्सम का ही होगा। विलोम आप किसी और तरह के शब्द का मतलब से आप विलोम नहीं बना सकते हैं। इसका शब्द अगर तत्सम का होगा तो विलोम भी तत्सम का होगा। शब्द अगर तद्भव का होगा तो विलोम भी तद्भव भाषा का ही होगा या तद्भव शब्द का ही होगा। दूसरा नियम, तद्भव, उसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह, जिसके बारे में मैंने विराम चिन्हों के अंदर बात किया था आपसे। उसके बाद पुनरुक्ति चिन्ह, विलोम भी तद्भव ही होगा। ठीक है, ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है कि जब भी तत्सम शब्द हो तो उसका विलोम तत्सम शब्द में होगा, और अगर कोई तद्भव शब्द हो तो उसका विलोम तद्भव शब्द में होगा। अगला नियम, देशज शब्द का विलोम देशज में ही होगा। देशज में ही होगा। ये मुख्य बातें थी कि जो तत्सम शब्द हैं उनका विलोम तत्सम में होगा, जो तद्भव शब्द हैं उनका विलोम तद्भव में होगा, जो देशज शब्द है उनका विलोम देशज में होगा। अब हम बात करते हैं कुछ शब्दों की। शब्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और उनके विलोम पढ़ते चलेंगे, ताकि हम देखेंगे कि किस प्रकार से शब्दों के विलोम होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द आपको मैंने दिए हैं सामने, और आप इनको देखिए और बताइए कि क्या इनके विलोम होंगे। पहले आप इनको मन में सोचिए, इनके जवाब अपने मन में सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर बताता चलूँगा साथ ही साथ। अब जैसे ये शब्द है एक धूमिल, तो धूमिल का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। धूमिल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उज्ज्वल। धूमिल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उज्ज्वल। ठीक है। युद्ध का क्या होगा? युद्ध का विलोम होगा शांति। ठीक है ना, युद्ध हो रहा है कहीं पर, तो युद्ध का विलोम क्या होगा? युद्ध का विलोम होगा शांति। इसके बाद आती है पक्ष की, कि पक्ष का विलोम क्या होगा। सभी को पता है पक्ष का विलोम होगा विपक्ष। इसमें वि उपसर्ग लगाकर हम इस शब्द को बनाते हैं, विलोम शब्द को। पक्ष का हो जाएगा हमारा विपक्ष। उसी प्रकार बलवान का अर्थ कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास बल है, अर्थात बलवान। इसका क्या होगा कि जिसके पास बल नहीं है, निर्बल। थोड़ा का बताया था मैंने भी आपको पहले, थोड़ा का होगा ज्यादा, कम का अधिक। गुरुत्व का क्या होगा ये बताइए। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो और बड़े का छोटा क्या होगा? लघु, है ना। गुरु का विलोम होगा लघु, उसी प्रकार गुरुत्व का विलोम होगा लघुत्व। गुरुत्व का विलोम होगा हमारा लघुत्व। जागृति का विलोम होगा सुसुप्ति। जागृति का अर्थात कि जागना, एकदम तत्पर रहना, एकदम एक्टिव रहना ना, जागृत। तो जागृति का विलोम होगा हमारा सुसुप्ति। इसके बाद आता है तटस्थ। तटस्थ का अर्थ होता है कि जो किसी भी तरफ ना हो, ना वो, मान लीजिए कोई दो पक्ष हैं, तो ना ही वो इस पक्ष के साथ है, ना ही वो दूसरे पक्ष के साथ है। वह किसके साथ है? वह किसी के साथ नहीं है, वह तटस्थ है।
वो अलग है सबसे, दोनों से ही अलग है, वो दोनों में से किसी के भी साथ नहीं है। तो इसका विलोम क्या होगा? पक्षधर। ठीक है, किसी का पक्ष ले लिया, किसी का पक्ष ले लिया उसको कहेंगे पक्षधर, और जो किसी भी पक्ष का ना हो उससे हम कहेंगे तटस्थ। ठीक है, अगले को शब्द भूषण। भूषण का अर्थ होता है, भूषण का अर्थ क्या होता है? गहने या शोभित करना ना। तो भूषण का विलोम होगा दूषण। आभूषण का अर्थ होता है गहने, अर्थात भूषण का अर्थ होता है शोभित करना, और दूषण का अर्थ होगा दूषित करना। अब यहाँ पर हम भूषण का जब विलोम लिखेंगे तो दूषित करना इसका विलोम नहीं लिखेंगे, नहीं दूषित लिखेंगे, क्योंकि शब्द तत्समय है तो इसका विलोम भी तत्समय हम बनाएंगे। तो हम भूषण का जो विलोम लिखेंगे वो दूषण लिखेंगे, ना कि दूषित लिखेंगे। दूषित अगर हम लिखते हैं भूषण का विलोम तो यह गलत हो जाएगा। सही वाक्य होगा, सही जो शब्द होगा वह होगा दूषण। भूषण का दूषण। घातक। घातक का क्या होगा? घातक अर्थ होता है कि घात लगा करना, अर्थात कि हमला करना। घातक। घातक का विलोम होगा रक्षक, अर्थात रक्षा करने वाला। घातक अर्थ होगा घात के हमला करने वाला, और रक्षक अर्थ होगा रक्षा करने वाला। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। दुर्गम। दुर्गम। दुर्गम का मतलब कि कठिन रास्ता। इसका विलोम होगा सुगम, अर्थात कि सरल रास्ता या आसान रास्ता या अच्छा रास्ता। ठीक है, तो दुर्गम का होगा हमारा विलोम सुगम। आमिष। आमिष का विलोम होगा निरामिष। इसमें निर उपसर्ग लगाया हमने, जैसे कि जो आमिष शब्द था, आमिष शब्द था, इसमें हमने जो उपसर्ग लगाया वो निर उपसर्ग लगाया, तो उसके बाद जो शब्द बना वो बना निरामिष। ठीक है, तो ये जो निरामिष है यह आमिष का विलोम है। अवनति। अवनति का विलोम उन्नति। अवनति का अर्थ हुआ नीचे जाना, और उन्नति का अर्थ हुआ ऊपर जाना। ठीक है, तो अवनति का अर्थ हुआ नीचे और उन्नति का अर्थ हुआ ऊपर, तो अवनति का विलोम यहाँ पर होगा उन्नति। आस्तिक। नास्तिक। आस्तिक का अर्थ होता है कि जो वेदों में भरोसा रखता हो, जो वेदों में विश्वास रखता हो, उसे कहेंगे हम आस्तिक। और जो वेदों में यकीन नहीं करता हो उसे हम कहेंगे नास्तिक। ठीक है, वेदों से अर्थात है कि मेरा मतलब है कि धर्म ग्रंथों से, जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो भी यकीन करता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, और जो धर्म ग्रंथों में यकीन नहीं करता है उन्हें हम कहेंगे नास्तिक। दूधिया। यहाँ पर ये जो दूधिया शब्द है, दूधिया शब्द का जो आशय है वो आशय दूध बेचने वाले से नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति दूध बेचता है उसको हम लोग दूधिया कह देते हैं, है ना। पर यहाँ जो शब्द है दूधिया, यह है सफ़ेद रंग से, अर्थात कि कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सफ़ेद है, चमक रही है सफ़ेदी से, वहाँ पर हम उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं दूधिया। कई बार हम लोग जब ये LED बल्ब जलाते हैं तो उसकी जो रोशनी होती है उसकी एकदम सफ़ेद रोशनी होती है, तो कई बार हम लोग कह देते हैं कि शहर दूधिया रोशनी से जगमगाया हुआ है, अर्थात कि जो शहर है वो बिल्कुल सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा है, बिल्कुल सफ़ेद रोशनी उस लाइट में हो रही है। तो दूधिया का अर्थ हुआ यहाँ पर चमकीला या एकदम सफ़ेद। तो इसका विलोम क्या होगा दूधिया का? मटमैला, अर्थात गंदा। दुर्जन। दुर्जन का अर्थ हुआ कि बुरा आदमी। जन उपसर्ग में जन मूल शब्द में दुर उपसर्ग लगाकर हमने शब्द बनाया दुर्जन, और दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। अब बुरे व्यक्ति का विलोम क्या हो गया? अच्छा व्यक्ति। पर चूंकि अच्छा व्यक्ति हम यहाँ पर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि शब्द जो है जिस तरह से शब्द दिया गया है उसी प्रकार से उसका विलोम होगा। तो शब्द है दुर्जन, तो इसका विलोम होगा सज्जन। दुर्जन का विलोम होगा सज्जन। और मिलन।
मिलन का विलोम क्या होगा? मिलन का अर्थ होता है मिलना, ठीक है। जब हम किसी से मिलते हैं, जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो वहाँ पर होता है हमारा मिलन। और मिलन का जब हम विलोम करते हैं, जो मिलन के अपोजिट की बात करते हैं, इसको विलोम को अंग्रेजी में अपोजिट या एंटोनिम्स भी कहते हैं। और मिलन का हम जब विलोम शब्द बनाएंगे, मिलन का विलोम शब्द होगा विरह। मिलन का अर्थ होता है मिलना और विरह का अर्थ होता है बिछड़ना। अगले शब्द कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है कि आपने किसी की मदद की और उसने आपकी उस मदद को का एहसास किया, कहते हैं उसको एहसान माना, इस तरह से। तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा कृतघ्न, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम होगा हमारा कृतघ्न, कृतघ्न, ओके। अगला शब्द है हमारा एकार्थ। एकार्थ का अर्थ होता है क्या? एकार्थ का अर्थ होता है हमारा एक अर्थ। कोई शब्द जो एक ही अर्थ देता हो तो वो उसे हम कहेंगे एकार्थी या एकार्थ। एक अर्थ का विलोम हुआ अनेक अर्थ, और अनेक अर्थ को हम जब संयुक्त रूप से लिखा तो हुआ अनेकार्थ। तो अनेकार्थ होगा विलोम हमारा एकार्थ का। हमारे एकार्थ का विलोम हुआ अनेकार्थ। अस्त। अस्त लगभग किसके लिए इस्तेमाल होता है? सूर्य के लिए अस्त शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। बाकी तो हम अस्त की कोई भी चीज़ ऐसी जो डूब रही हो, है ना, तो उसके लिए हम अस्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सूरज डूबता है जब, उसके लिए हम लोग बोलते हैं अस्त, कि सूरज अस्त हो रहा है, सूर्य हमारा अस्त हो रहा है। परंतु ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ डूब रही हो तो उसके लिए अस्त का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अस्त का जो विलोम होगा वो होगा उदय। सूर्य शाम को अस्त होता है और अगले दिन सुबह उसका उदय होता है, तो अस्त का विलोम हुआ उदय। फिर आई बात महात्मा की। महात्मा का विलोम क्या होगा? क्या होता है अर्थ महात्मा का? महात्मा का अर्थ हुआ महान आत्मा। और महान आत्मा का विलोम क्या हुआ? बुरी आत्मा या फिर दुरात्मा। महात्मा का विलोम हुआ हमारा दुरात्मा, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि महात्मा का विलोम हुआ दुरात्मा। फिर बात आती है क्रूर शब्द की। क्रूर शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रूर शब्द का अर्थ होता है कि बहुत ही निर्दयी व्यक्ति या गुस्सैल व्यक्ति या निर्दयी व्यक्ति, इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो क्रूर का विलोम होगा कोमल। कोमल। थोड़ा का ज्यादा। अल्प का अति, और कम का होगा अधिक। अब देखिए तीनों ही शब्द एक ही तरह के हैं, तीनों का अर्थ एक ही है, पर तीनों का विलोम अलग अलग होगा। जब भी आपसे बात की जाएगी थोड़ा की, तो उसका विलोम अति नहीं होगा, उसका विलोम अधिक नहीं होगा। थोड़ा का जो विलोम होगा वो ज्यादा ही होगा। अति का विलोम अल्प ही होगा, या अल्प का विलोम अति ही होगा, अधिक नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरह के शब्द हैं, अब यह तत्सम का शब्द है अल्प, तो इसका हम जब विलोम करेंगे तो विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए। तद्भव में अगर हम विलोम शब्द का इसका इस्तेमाल करेंगे तो व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं आपका माना जाएगा। तो अल्प का विलोम हुआ हमारा अति, कम का विलोम हुआ अधिक, और थोड़ा का विलोम हुआ ज़्यादा। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से विलोम शब्दों में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और किन बातों का ध्यान रखकर हम इस गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अगला शब्द आया हमारा
अर्थ, अर्थ का होता है अनर्थ। अर्थात कि मान लीजिए कोई वाक्य आपने लिखा और वह कोई और अर्थ दे रहा है, पर आपसे उसमें वाक्य में थोड़ी सी गलती हो गई तो उस वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाए, उसे कहते हैं कि अनर्थ। जैसे चिंता, एक शब्द है चिंता, ठीक है, यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, शब्द है चिंता। चिंता का अर्थ क्या होता है? सोचना, चिंतित रहना, परेशान रहना, है ना, तो उसको हम बोलते हैं चिंता। अब मान लीजिए ये बिंदी आप लगाना भूल गए और आपने लिख दिया चिता। अब बताइए, आपसे एक छोटी सी गलती हुई केवल कि आप यहाँ पर बिंदी नहीं लगा पाए। बिंदी नहीं लगाने की वजह से कैसे क्या हुआ कि पूरा के पूरे शब्द का अर्थ ही बदल गया और यह अर्थ का अनर्थ हो गया। जहाँ पर आपको चिंता इस्तेमाल करना था, वहाँ अगर आप चिता का इस्तेमाल कर देते हैं तो जो अर्थ होगा उसका अनर्थ हो जाएगा, अर्थात कि सब बेकार हो जाएगा, गलत अर्थ निकलेगा उसका। इसलिए अर्थ का जो विलोम होगा वो होगा हमारा अनर्थ। अल्पायु अर्थात कम आयु, अल्प का विलोम हुआ दीर्घ और आयु, तो अल्पायु का विलोम हुआ हमारा दीर्घायु। उसी के साथ अगला शब्द अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम होगा अल्पवृष्टि। एक और शब्द इसमें होता है वृष्टि, केवल आपसे दे दिया जाए वृष्टि। वृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। वृष्टि का अर्थात कि बारिश होना और अनावृष्टि का अर्थ होता है कि बारिश नहीं होना। अतिवृष्टि का अर्थ होता है कि बहुत अधिक बारिश हो जाना, जैसे मेघालय, चेरापूंजी, या जो अभी केरला में जो इंसिडेंट हुआ, उत्तराखंड में इससे पहले इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश हो गई थी, उसको हम बोलते हैं अतिवृष्टि। और हमारे बहुत सारे भारत के राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान में काफ़ी कम बारिश होती है, तो राजस्थान आता है अल्पवृष्टि के क्षेत्र में, और जबकि जो मेघालय जो हमारा राज्य है वो आता है अतिवृष्टि के क्षेत्र में। अतिवृष्टि का अर्थ हुआ अधिक बारिश, इसका विलोम हुआ कम बारिश अर्थात कि अल्पवृष्टि। अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम दिखाना और विराग का अर्थ होता है कि प्रेम न दिखाना, तो अनुराग का विलोम हुआ हमारा विराग। इसके बाद आती है अनुलोम की। अनुलोम का अर्थ होता है, अनुलोम का विलोम, जो विलोम शब्द होता है वह विलोम ही होता है। अनुलोम का विलोम होगा विलोम। अतिथि का, अति का विलोम होगा आतिथ्य। अतिथि अर्थात कि जो बिना, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, आधन तिथि अर्थात जिसके आने की तिथि का ना पता हो, उससे हम कहेंगे अतिथि, और जो तिथि बता कर आए उससे हम कहेंगे आतिथ्य। आग्रह, आग्रह का विलोम क्या होगा बताइए सोचकर आप लोग कि आग्रह का विलोम क्या होगा? आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। उसी प्रकार अगला शब्द उपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का हमारा विलोम होगा अपकार। उपकार का विलोम होगा अपकार। समझ गए आप? बिल्कुल ही आसान है, बस आपको देखना है और इनको आपको याद करना है, ढेर सारी इसकी अभ्यास करना है ताकि आप इसमें एकदम से अभ्यस्त हो जाएं इसके, कि आपको शब्द को देखते ही समझ जाएं कि यह सब तत्सम का है, तद्भव का है या देशज भाषा का है। देश शब्द है, किसी भी तरह का शब्द हो, किसी भी तरह कैटेगरी का शब्द हो, आपको विलोम उसी कैटेगरी में बनाना है जिस कैटेगरी में वो शब्द दिया गया है आपसे। ठीक है, तो उपकार का विलोम होगा आपका अपकार। अनुक्रिया, अनुक्रिया का विलोम होगा आपका प्रतिक्रिया। सकर्मक का विलोम होगा अकर्मक। सकर्मक का विलोम होगा अकर्मक। ठीक है, अर्थात कि कर्म के साथ जो होगा उसे हम कहेंगे सकर्मक, जो कर्म के बिना होगा उसे हम कहेंगे अकर्मक। उपसर्ग,
यह यहाँ पर कई बार गलती होती है। ऑप्शन आपको उपसर्ग किस प्रकार से देगा, जब भी आपसे पूछेगा कि उपसर्ग का विलोम बताइए तो आपको ऑप्शन देगा प्रत्यय, परसर्ग, ससर्ग या फिर अपसर्ग। अब आपको वो दे देगा कि इनकी बताइए उपसर्ग का विलोम क्या है, तो आपसे गलती हो सकती है कि आप इसका उपसर्ग का विलोम क्या लिखेंगे। बताइए उपसर्ग का विलोम आप क्या लिखेंगे। उपसर्ग का जो विलोम होगा हमारा वो प्रत्यय नहीं होगा। हम लोग कई बार इस तरह से करते हैं कि उपसर्ग का जो विलोम होता है उसको हम लोग प्रत्यय लिख देते हैं, जबकि जो प्रत्यय होगा वो उपसर्ग का विलोम नहीं होगा। थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ इसका विलोम सोचने के लिए। आप यह जो प्रश्न है आप इसको हल कीजिए और सोचकर बताइए कि उपसर्ग का जो विलोम होगा वो क्या होगा। ऋजु, ऋजु का अर्थ होता है सीधा और इसका विलोम होगा वक्र। ठीक है। आदित्यका, इसका होता है उपत्यका, अर्थात कि जो पर्वत के नीचे की भूमि, मान लीजिए कोई पहाड़ है और यहाँ की जो भूमि होती है, ये जो भूमि है नीचे, इसे क्या कहेंगे, और कुछ पहाड़ हैं उनके ऊपर की भूमि को क्या कहेंगे, ये जो दो पहाड़ हैं उनके बीच की भूमि को क्या कहेंगे बताइए। इसको उपत्यका कहेंगे या आप आदित्यका कहेंगे बताइए। तो उप का अर्थ होता है आप जानते हैं ऊपर और अधिक अर्थ होता है नीचे, तो इसको हम कहेंगे उपत्यका और इसको हम कहेंगे आदित्यका। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, लौकिक, अलौकिक, और अंतरंग का अर्थ होगा हमारा बहिरंग। ठीक है। तो ये इसके विलोम शब्द थे। कुछ विलोम शब्द मैंने आपको दिए, उदाहरण देकर बताया कुछ विलोम शब्दों को। विलोम शब्द आपके पास बहुत सारे हैं। आप जब भी कोई पुस्तक पढ़ेंगे, और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ें तो किसी ऑथेंटिक राइटर की पुस्तक ही पढ़ें, किसी गाइड से ना पढ़ें, किसी कुंजी से ना पढ़ें। जबकि आप जब भी पढ़ें तो एक प्रॉपर एक ऐसी पुस्तक से पढ़ें कि अगर आप उस पुस्तक से पढ़ते हैं और मान लीजिए कहीं कोई प्रश्न आता है अगर परीक्षा में, और आपको उस प्रश्न को चैलेंज करना हो, उसके आंसर को चैलेंज करना हो। मान लीजिए कोई प्रश्न आया, ठीक है, और आपने उसका आंसर लगाया, बाद में जब आंसर किया है तो आपने देखा कि जो आपने उत्तर जो चिन्हित किया था वो उत्तर तो इसमें दिया नहीं है, उन्होंने कुछ का कोई और उत्तर बताया है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं जो मैं लगा कर आया था वही सही उत्तर होगा। तो जब भी आप चैलेंज करेंगे ना, तो चैलेंज आप किसके आधार पर करेंगे। आप बताएंगे मैंने पढ़ा है, वो पूछेंगे कहाँ पर पढ़ा है, उसका सोर्स बताइए आप, तो आप कहेंगे सर मैंने इस किताब से पढ़ा है। तो अगर कोई ऑथेंटिक किताब होगी, जिससे मान लीजिए NCERT से आप पढ़ते हैं, अगर वहाँ कहीं कुछ लिखा होता है तो आपका जो दावा है वो सत्य माना जाएगा। जबकि आप किसी कोई बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं बाहर हिंदी की और सभी विषय की, 20 रुपए की, 25 रुपए की, छोटी छोटी बहुत सारी किताबें मार्केट में बिकती हैं। तो आप जो गाइड है ना, कुंजी हैं जो, उनका अगर आप सोर्स देंगे तो आपका सोर्स नहीं माना जाएगा। संभव है कि वो आपके सोर्स को नकार दें और आपका सोर्स को, वो आपका जो दावा है उसको स्वीकार न करें। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ें, ताकि अगर आप कहीं क्लेम भी करना चाहें तो क्लेम आपका सत्य माना जाए। तो विलोम शब्दों में ध्यान रखना है दोस्तों हमको कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम में ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव में ही होगा, और देशज का विलोम देशज में ही होगा। कुछ आपको उदाहरण दिए मैंने जिसके द्वारा आपको स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, और इस तरह के ढेर सारे विलोम शब्द हैं आपकी पुस्तकों में याद करने के लिए। आपको उनको रटना होगा, सभी नहीं रटने हैं। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं कि जो आपको ना ही याद करने ना ही दोबारा पढ़ने हैं। आपको उनको आप अगर वो कहीं भी कुछ भी पूछ दें उसके बाद भी आप उनका अर्थ निकालेंगे। जैसे युद्ध, अब युद्ध का अर्थ का विलोम क्या होगा, शांति होगा। इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जागृति का अर्थ होता है जागना, श्रुति का अर्थ होता है सोना, तटस्थ का अर्थ होता है अलग रहना, और पक्षधर होता है किसी का पक्ष ले लेना। तो ये साधारण से विलोम है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। बलवान का अर्थ होता है का विलोम होगा निर्बल। तो विलोम शब्द आप इसकी आसानी से पता कर सकते हैं कि किस शब्द का विलोम क्या होगा। तो ध्यान यही रखना है कि शब्द जिस
कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी का हम लोग उसका विलोम इस्तेमाल करेंगे। तत्सम का हो तो तद्भव में विलोम, और उसका तद्भव हो तो तद्भव में विलोम। तटस्थ का विलोम होगा हमारा पक्षधर। ठीक है, तो वही मैं आपको जो बता रहा था बात कि आपको याद यही रखना है कि जिस कैटेगरी के शब्द हो उसी कैटेगरी में आप उसको का विलोम बनाएंगे, अलग नहीं कर सकते आप। तत्सम का विलोम तद्भव नहीं कर सकते हैं, और तद्भव शब्द का विलोम आप तत्सम में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको विलोम शब्दों में गलती नहीं होगी। और ढेर सारा इसका अभ्यास कीजिए, जितना हो सके उतना विलोम शब्दों को पढ़िए। जब आप पढ़ते जाएंगे विलोम शब्दों को, खुद ब खुद आपके सामने एकदम क्लैरिटी होती जाएगी कि किस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है, किस प्रकार से आप किस शब्द का विलोम क्या होगा। या बड़ी आसानी से प्रश्न को देखते समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो ढेर सारा अभ्यास कीजिए, ढेर सारे विलोम शब्दों को पढ़िए, जो नियम मैंने बताया उनको याद रखिए। बाकी और कोई इसमें नियम नहीं होते हैं विलोम शब्दों में, इनको आपको पढ़ना ही होगा, रटना ही होगा। कुछ भी इसमें समझाने वाला भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मैं समझाऊँ कुछ जितना समझाना संभव होता है इस अध्याय में, वो उतना मैंने आपको बताया है। आगे आपको ढेर सारा अभ्यास करना है, तो आप ढेर सारा अभ्यास कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद रख सकें, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का मैं व्याख्यान यहीं पर यह व्याख्यान समाप्त करता हूँ। थैंक यू।